Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is becoming an NRI. All you need to know. क्या मतलब हुआ कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत से बिजनेस ओनर और इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि ना ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन का स्टेटस मुझे मिल जाता है या मैं जब एनआरआई बन जाता हूं तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका फाइनेंशियल और कैश फ्लो की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आज हम बहुत डिटेल में जानेंगे कि ये नॉन रेजिडेंट इंडियन स्टेटस है क्या, इसके बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है। क्यों आया ये वाला टॉपिक, इसलिए आया कि कैश फ्लो कम्युनिटी में बात हुई। हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं राजेश लाला जी, उन्होंने कहा कि जगमोहन एक तो इस क्वेश्चन को आंसर करो, डिटेल में आंसर करो, और हो सकता है कि ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत एडवांटेजिनियस हो। और मैंने कहा ठीक है जी, बनाते हैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में आज का सेशन। तो कौन होता है एनआरआई? देखो, नॉन रेजिडेंट इंडियन ये फुल फॉर्म है एनआरआई की। तो ये स्टेटस उन इंडियंस को है जो कि बाहर रहते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं, बिजनेस के लिए गए हैं, एजुकेशन के लिए गए हैं, बाहर रहते हैं, तो उनको हम एनआरआई कहते हैं। अब एनआरआई की इंपॉर्टेंस क्या है? एनआरआई जब आप बन जाते हो तो आपकी चेंजेस आते हैं किसके अंदर? टैक्स लायबिलिटी के अंदर, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर, और फाइनेंशियल प्लानिंग की आपकी स्ट्रेटजीज बदल जाती हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये एनआरआई बनते कैसे हैं। क्या इसके लिए कहीं कुछ अप्लाई करना पड़ता है, कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? ये होता कैसे है? ये ना अपने आप से होता है। कैसे होता है? इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, वो क्या बोलता है कि आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हो कब? अगर आप इंडिया में 182 डेज से कम रहे, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अप्रैल से लेके 31 मार्च, इन 12 महीनों के अंदर अगर आप इंडिया में 182 दिनों से कम रह रहे हो ना पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी वो एज ए एनआरआई स्टेटस फाइल होगी। या आप इंडिया में 60 दिनों से कम हो और पिछले 4 सालों के अंदर 365 दिनों से कम रहे हो। और है, और एंड नहीं है, और दोनों में से कोई अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप बन गए एनआरआई। स्पेशल रूल है किसके लिए? अगर कोई इंडियन सिटीजन या कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए या कोई क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, वो बाहर जाता है तो वहां पर ना ये जो 60 दिन की सेकंड वाली कंडीशन थी ना, 60 दिन को 182 दिन बढ़ा जाए। चलो ये स्पेशल रूल बना दिया एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि जस्ट बाहर जाने से आप एनआरआई नहीं बन जाते, कितने दिन आप बाहर रहे हो पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसका सम टोटल अगर 182 दिनों से कम इंडिया में रहे हो तो आप एनआरआई बन जाते हो। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये कैलकुलेशन है जो कहाँ पर दे दी है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 6 के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है। तो आपने चेक कर लिया तो आपको पता लगा कि ठीक है जी, आप तो इस बात के लिए एलिजिबल हो गए। तो अब एनआरआई स्टेटस प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है, करे क्या उसके लिए? देखिए ऐसा है कि जब आप बाहर ट्रैवल करते हो, इंडिया से बाहर रहते हो, तो मतलब क्या हुआ, तो उससे आपकी 182 दिनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरा, डॉक्यूमेंट, हमेशा अपने पास डॉक्यूमेंट ना फिर संभाल के रख लेने हैं। एयर टिकट भी रख लिया करो, पासपोर्ट के ऊपर जो स्टैंप्स हैं, कई बार होता है ना कि नया पासपोर्ट आ गया, पिछला छोड़ दिया, बहुत आप ट्रैवल कर रहे हो, तो पासपोर्ट की कॉपीज भी, कोई कैलकुलेशन तो वहीं से ही होएगी ना।
और वीज़ा की कॉपी जो है वो आपकी एक फाइल होनी चाहिए, फॉरेन ट्रैवल फाइल बना लो, एक फाइल उसके अंदर जो है सॉफ्ट कॉपी है तो स्कैन रख लिया करो, हार्ड कॉपी तो फोटो कॉपी रख लिया करो, बाकी ओरिजिनल पासपोर्ट तो आपके पास है ही है। तो पासपोर्ट के अंदर जो लगी हुई स्टैंप है कि आप वाकई बाहर गए थे, वो उसका प्राइम एविडेंस है। स्टेप नंबर 3, ये बहुत से लोग मिस कर जाते हैं, पता ही नहीं है, अवेयरनेस में ही नहीं है। अगर आप एनआरआई बन गए ना, तो आपको बैंक को इन्फॉर्म करना है। क्या इन्फॉर्म करना है? जो भी कोई एनआरआई होता है ना, तो उसका जो सेविंग्स अकाउंट है ना बैंक के अंदर, उसका स्टेटस चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, जो कि रुपीज में मेंटेन होता है। और एक होता है एनआरई, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, जो कि डॉलर में या फॉरेन करेंसी के अंदर मेंटेन होता है। यानी कि आप अगर बाहर चले गए हो, पढ़ने के लिए भी चले गए हो, 182 दिनों से कम इंडिया के अंदर हो, तो लोग क्या कर रहे हैं, बैंक को बता ही नहीं रहे, उनका नॉर्मल सेविंग अकाउंट चलता चला जा रहा है। ये मेरी कई बार डिस्कशन होती है। लेकिन अब अगर आप एनआरआई हो ना, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको बैंक को बताना है, क्योंकि बेनिफिट है ना इस चीज के। तो अब आपका सेविंग अकाउंट के अंदर स्टेटस चेंज कर दिया जाएगा, और उसको एनआरओ रुपीज के अंदर या एनआरई फॉरेन करेंसी के अंदर अकाउंट को बना दिया जाएगा। स्टेप नंबर 4, अब जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहां पर भी आपको अपने स्टेटस को अपडेट करना है। जैसे आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है, इंश्योरेंस अकाउंट है, तो यू नीड टू इन्फॉर्म, क्योंकि फर्क पड़ता है उसका, इंश्योरेंस पे, डीमेट पे और म्यूचुअल फंड पे, उसकी टैक्स लाइबिलिटी भी फर्क पड़ता है। आप ही का एडवांटेज है, आप ही का एडवांटेज है। और स्टेप नंबर 5, कि आप जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे, उसको भी करेक्टली फाइल करना है एनआरआई स्टेटस के द्वारा, और पैन के अंदर भी उसको अपडेट करना होता है। तो उससे क्या होता है कि सिर्फ फिर आपकी इंडियन वाली जो इनकम है, जैसे कि रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, उसकी रिटर्न इंडिया के अंदर आपको फाइल करनी होती है। तो बेनिफिट क्या है भाई? डेफिनेशन बता दी, करना क्या है वो बता दिया, लेकिन क्यों करें एनआरआई स्टेटस के? अल्टीमेटली रियल में बेनिफिट होते क्या है, समझ लेते हैं। बेनिफिट सबसे पहला है जी, टैक्स का बेनिफिट। वो क्या? जो भी आप बाहर इनकम अर्न करेंगे, उसके ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है। कनाडा में बिजनेस खड़ा कर दिया, अमेरिका में बिजनेस खड़ा कर दिया, यूरोप में बिजनेस खड़ा कर दिया, वहां पर अगर आपका स्टेटस रेजिडेंट इंडियन है, तो वहां की भी इनकम ना इंडिया में टैक्सेबल है, यानी कि ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है रेजिडेंट इंडियन की। लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, तो उसकी बाहर की इनकम टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगी। कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? अब जो इंडिया में इनकम अर्न्ड एंड एक्रूड इन इंडिया, जैसे कि रेंट है, डिविडेंड है, कैपिटल गेन है, वो इंडिया में, उसके ऊपर ही सिर्फ टैक्स लगेगा। दूसरा, अगर आप एनआरआई हो, तो पैसा भेजना और वापस मंगाना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि आप एनआरई अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, जो कि डॉलर में मेंटेन होता है, और बाहर आपका अकाउंट है, यहाँ से बाहर भेज सकते हो, बाहर से यहाँ पर आ सकता है। बहुत ही इजी है, कोई इशू उसके अंदर आता नहीं। अदरवाइज क्या होता है, आपको पता नहीं कि बाहर पैसा भेजने में वो टीडीएस टीसीएस कटता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान करोगे ना, तो आपको ये जो एनआरआई का स्टेटस है, कैश फ्लो की दुनिया में बड़े ही अमेजिंग एडवांटेजेस प्रोवाइड कर सकता है। बात करते हैं उसकी। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो है ही है, अगर आप एनआरआई स्टेटस ऑब्टेन करते हो, तो आप इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, अलाउड है। जैसे ना फॉरेनर के लिए, अगर आप एनआरआई नहीं हो तो कई तरह की रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन एनआरआई के लिए वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो भारत सरकार तो एनआरआई गेट टुगेदर करवाती रहती है, हर साल करवाती है एनआरआई के लिए बहुत सारी, कि बाहर विदेशों में रहने वाले भारतीय यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, और कई तरह के एडवांटेज, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोई स्टेट गवर्नमेंट की, कोई स्कीम्स की, वो सारी की सारी मिलती रहती हैं। और बड़ी बात ये है कि जो एनआरआई है ना, वो एफसीएनआर डिपॉजिट खोल सकता है। वो क्या होता है? फॉरेन करेंसी नॉन नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट अकाउंट, मतलब एफडी। तो क्यों भाई, उसका क्या फायदा है? देखो ऐसा है, अगर कोई एनआरआई है, उसका इंडिया में अकाउंट है, तो सिर्फ एनआरआई ही एफसीएनआर डिपॉजिट खोल सकता है, नॉर्मल एफडी की जगह। तो वो होता क्या है, उसका बेनिफिट क्या है? देखो पहला तो ये है कि
उसके पैसे सेविंग में पड़े थे, तो कोई कुछ तो बच नहीं रहा था। उस पैसों को उठा के उसने कहा कर दिया, FCNR डिपॉजिट खोल दिया। तो जिससे कि वो आपका फॉरेन करेंसी के अंदर ही खुल रहा है। तो जितनी करेंसी उसके अंदर आपने डाली हुई है, अब चाहे डॉलर का रेट इंडियन रुपीस के हिसाब से कितना भी ऊपर नीचे जाता चला जाए, क्योंकि कहते हैं ना महंगा हो गया, पहले 60 रुपए का था, फिर 70 रुपए का, फिर 80 रुपए का, 82 रुपए का, 83 रुपए का, चलो बढ़ते जा रहे हैं। तो उससे जितने रुपए देके जितनी करेंसी मिलती थी, तो आपके लिए फॉरेन करेंसी महंगी होती चली जाती है। लेकिन अगर वो FCNR के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो फॉरेन करेंसी के अंदर है, तो प्रोटेक्शन हो गया आपका, फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क खत्म हो गया। दूसरा, कोई डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा ना, मतलब वही डॉलर रेट की बात आ गई। टैक्स फ्री इंटरेस्ट, कोई टैक्स नहीं लगता। वैसे आप FD कराते हो, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा ना आपकी इनकम के अंदर। FCNR का इंटरेस्ट जो है वो एग्जम्प्ट है, और इसके ऊपर कोई बैंक TDS भी नहीं काटता। ओके, ये तो हमें नहीं पता था, अब पता लग गया। और क्या बेनिफिट है? रिपार्टिशन की फ्रीडम हो गई। तो FCNR का पैसा जो है, आप चाहे प्रिंसिपल है चाहे इंटरेस्ट है, फुल्ली रिपार्टिएबल है। यानी कि इंडिया में FCNR की FD आपने करा रखी है, अब आपको बाहर पैसों की रिक्वायरमेंट है, उठाओ भेज दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई TDS नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। और कोई RBI की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने रुपए तक के पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, इतने के नहीं हो सकते हैं। जितने पैसे FCNR के अंदर पड़े हुए हैं, वो पैसे NRI यहाँ भी रख सकता है, बाहर भी लेके जा सकता है। इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगा, TDS नहीं कटा। और अट्रैक्टिव रिटर्न देखो, 5.6%, 6% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स ऑफर कर देते हैं, जो कि सेविंग्स अकाउंट से तो ज़्यादा ही है। और सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप रेपुटेड इंडियन बैंक के अंदर कर रहे हो, तो ये इन्वेस्टमेंट तो सीधी सीधी सेफ इन्वेस्टमेंट ही हो गई ना, यहाँ पर जो पड़ी हुई है। तो पार्किंग की हुई है आपने पैसे की यहाँ पर इंडिया के अंदर, FCNR के अंदर, तो आपका करेंसी प्रोटेक्शन भी हो गया, टैक्स का प्रोटेक्शन भी हो गया, इजिली रिपाट्रिएट भी हो सकता है, और कोई RBI का सवाल जवाब नहीं आ रहा। और कभी मान लो पैसे की जरूरत पड़ जाए इंडिया के अंदर, तो कोई बात नहीं, FCNR में पैसा पड़ा रहने दो, उसके अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हो बिना FD को ब्रेक किए हुए। तो बढ़िया हो गया। तो आपकी FCNR की FD पड़ी हुई है, बच्चों को इसको उसको लोन वगैरह चाहिए, तो आपने कहा चल ठीक है, मैं उसको तो नहीं तोड़ रहा, जो पैसे पड़े हुए हैं तुम्हें उसके अगेंस्ट में लोन लेके दे देता हूँ, तुमने जहाँ पे यूटिलाइज करना है कर लो, फिर मुझे वापस कर देना। तो मेरे पास वो एक हथियार हमेशा अवेलेबल हो गया FCNR के द्वारा। और फ्लेक्सिबल टेन्योर है, आप 1 साल से लेके 5 साल तक का कोई भी डिपॉजिट का अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हो। और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, नीड को मैच्योर कर लो। और कोई मैंडेटरी भी नहीं है कि आपको इसे INR में कन्वर्ट कराना ही कराना है। मैंने बताया ना कि इसको आप फॉरेन करेंसी के अंदर मेंटेन कर सकते हो एज ए NRI। वाह। तो अब ना कुछ की कंसीडरेशन आप समझ लो, जब आप कहते समझ लेते हैं कि वो की कंसीडरेशन क्या है, जो कि आप NRI बनने से पहले आपको ध्यान में रखनी है। टैक्स रेजिडेंसी इन अदर कंट्री। अब देख लो, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो टैक्स बचाने के चक्कर में, अंडरस्टैंड कर लो कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहां पर टैक्स के रूल क्या हैं। जैसे दुबई है, वहां पर तो बहुत सारी एडवांटेजेस हैं इंडिविजुअल्स को। लेकिन अगर आप US के अंदर हो, तो वहाँ का टैक्स रेट कौन सा कम है? वहाँ पर भी तो टैक्स रेट इंडिया के हिसाब से ही है, 35% तक लगता है टैक्स वहाँ पे। तो अब कनाडा में थोड़ा सा डिफरेंट है, और मॉरिशस है तो वहाँ पे टैक्स के रेट अलग होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि उस वाली कंट्री के अंदर, तभी बहुत सारे लोग जो हैं तो दुबई में पहुंच गए हैं, बहुत सारे बहुत सारे। ओके, इम्पैक्ट अब आपके इंडियन बिजनेस के ऊपर क्या आएगा? अगर आप बिजनेस इंडिया में रन आउट कर रहे हो ना, और आप कहते हो कि चलो मैं दुबई में बैठ जाता हूँ और वहीं बैठ के इंडिया का भी बिजनेस मैनेज करूंगा, तो कंडीशन क्या है कि इंडिया में अगर कोई कंपनी चल रही है, तो एक इंडियन, नॉर्मल इंडियन, रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों नॉन रेजिडेंट बाहर बैठे हैं और इंडिया में कंपनी चल रही है ना।
एक चाहिए लोकल, तभी बनाना पड़ता है यहाँ पे। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट है, मान लो आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, आप एनआरआई बन गए, और जब इंडिया की प्रॉपर्टी आप बेचोगे ना, जब आप एनआरआई होते हो, तो वैसे नॉर्मली जब प्रॉपर्टी हम बेचते हैं तो बायर 1% टीडीएस काटता है ना, तो एनआरआई के केस में 20% है टीडीएस का रेट, ये ध्यान रखना। फिर ठीक है, उसका जो है फिर वो करना पड़ता है, क्या नाम है उसका जो है फिर रिफंड क्लेम करना पड़ता है, या लोअर या नील रिडक्शन का टीडीएस सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है, जो नॉर्मली मिलता नहीं है। मेहनत करके मिल जाता है बट मिलता नहीं है। तो एनआरआई वाले के टीडीएस जो है वो 20% कटेगा अगर आप यहाँ की प्रॉपर्टी बेच रहे हो। तो यानी कि एनआरआई बनने से पहले अगर आपने प्रॉपर्टी बेच दी 1%, बाद में बेची 20%, चलो बाद में तो वो रिफंड आ ही जाता है, कोई बात नहीं, साल का गैप पड़ जाता है उसमें। बैंकिंग और फाइनेंशियल चार्ज चेंजेस, तो अब आपको क्या करना है, जब आप एनआरआई बन रहे हो तो पूरी अलर्ट होके जितने भी सेविंग अकाउंट्स आपके इंडिया के अंदर हैं सभी जगह पे इन्फॉर्म करके केवाईसी करा के अपडेट करा दिया करो। क्योंकि अगर हम नहीं कराया ना, और आप एनआरआई हो, और जब सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तभी बैंक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अरे आप तो एनआरआई हो, आपको तो पहले ये सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, अभी आप कर नहीं सकते, प्री इंटीमेट किया नहीं है, आपको डोनेशन करना पड़ेगा। तो ये वाली बात ध्यान में रखनी चाहिए, और आपके जो फ्यूचर प्लान है। तो अब आप देखो कि आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के हिसाब से बाहर जा रहे हो कि इंडिया के अंदर आना जाना लगा रहना है। तो ये एक कंसीडरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बार बार अपना स्टेटस तो चेंज नहीं करोगे ना। ओके, करना क्या है, पहले तो खुद ही देख लो, उठाओ पासपोर्ट और चेक करो कि क्या आप डेट्स के हिसाब से 182 दिनों से कम इंडिया में थे या उससे ज़्यादा थे। और उसके बाद अगर 60 दिन भी थे तो पिछले 4 सालों में क्या पोजीशन थी, सबका सम टोटल 365 दिन बनता है क्या। उसके बाद आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजिशन की प्लानिंग करो, कि देखा जाए कि अगर मुझे पैसे बाहर चाहिए होंगे तो कितने पैसे बाहर चाहिए होंगे, तो मैं कितने पैसे तो नॉर्मल जो आरबीआई के रूट है उसके थ्रू भेजूं, और कितने पैसे अपने बाहर जाने के बाद इंडिया के अकाउंट को एनआरई में ट्रांसफर करने के बाद फिर बाहर भेजूं, और बाहर जो कमाऊंगा उसको मैं इंडिया के अंदर भेजूं। इसके बारे में एक बार विजुलाइज कर लो अपने 1 साल के प्लान को, कि कोई प्रॉपर्टी बेचनी बेचनी तो नहीं है। अगर प्रॉपर्टी बेचनी है तो पहले बेच लो ताकि टीडीएस का चक्कर ना पड़े। और प्रोफेशनल से कंसल्ट करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एडवोकेट से, अपने कंसल्टेंट से, जो एनआरआई के केसेस को ही डील करता है, सो दैट कि वो एक शॉट के अंदर चेकलिस्ट के हिसाब से टिक 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 सारी की सारी फॉर्मेलिटीज आपकी पूरी करवा दे। तो अब हमें समझ के आ रहा है, हमें समझ ये आ रहा है कि मास्टर करने के लिए कैश फ्लो को अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप एनआरआई बनते हो इट इज नॉट जस्ट ए चेंज इन द लोकेशन, ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है। क्योंकि जो एनआरआई है या जिसके घर में एनआरआई है, तो वो उसकी एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है, जिससे कि कैश फ्लो की और फ्रीडम की अबंडेंस क्रिएट होती है। अगर तरीके से किया जाए ना, तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी खुल जाती है कैश फ्लो की फ्रीडम के लिए एनआरआई के स्टेटस के द्वारा। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां भी जाओ, वेर एवर यू गो, एक चीज हमेशा अपने साथ लेके जाना है, क्या, अपने सपने और फाइनेंशियल विजडम। ये नहीं है कि बस चले गए सोचो, पहले प्लान करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर अभी भी आप कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो तो व्हाट्सएप करो मुझे, एड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी, मेरे मोबाइल पे 9812 69 798 के ऊपर। और जब आप पर्सनलाइज अपने क्वेश्चन आंसर करवाना चाहते हो तो JSA online.in के अंदर आप रजिस्टर करो, ताकि आप JSA ऑनलाइन में रजिस्टर करने के बाद अपने पर्सनलाइज क्वेश्चंस को भी आंसर करवा सको। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि एक बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट हमारे दिल के अजीज राजेश लाला जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये बनाया, और बड़ा अच्छा लगा ये बना। तो अब आपके जो कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो आप जरा मुझे बता दो चैट बॉक्स में टाइप करके। तो पहला क्वेश्चन आया है कि व्हाट अबाउट प्रोप्राइटरशिप, एनआरआई कैन रन इट। देखो, लीगली टेक्निकली प्रोप्राइटरशिप में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी यहाँ पर चल रही है प्रोप्राइटरशिप और आपने यहाँ पर मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है, तो अभी तक उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है कि डायरेक्टर अगर हैं तो उसमें से एक जो है वो रेजिडेंट ही होना चाहिए, इसलिए है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप के ऊपर अलग से ऐसी कोई गाइडलाइंस है ही नहीं, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई कानून ही नहीं है। तो वो यहाँ पर जो इनकम होगी वो उसकी इंडिया में टैक्सेबल होगी, वो चल सकता है। मृत्युंजय ने कहा कि साउंड ब्रेक हो रहा है, ओहो। अब तो चलो, अब तो बीच में जो कटा होगा तो मैंने उसको इंटरनेट चेंज कर दिया था। तो मनोज ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो मेरा पीपीएफ अकाउंट है, तो अब एनआरआई बन गए, तो क्या पीपीएफ अकाउंट भी कंटिन्यूड है, डज दैट हैज टू बी क्लोज्ड? देखो ऐसा है, आपकी बाकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में चल रही है ना, वो चलती रहेगी, एज इट इज चलती रहेगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना स्टेटस वहां पर अपडेट करवाना है, तो वो अकाउंट चलता रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं गए वहां पर हो, बट स्टेटस अपडेट करवाना जरूरी है। गुरपाल जी कह रहे हैं कि माई डॉटर इज स्टडिंग इन कनाडा। आ जाओ, अब आएंगे एनआरआई वाले क्वेश्चन, आ जाओ कनाडा वालों। माई डॉटर इज स्टडिंग इन कनाडा, शी इन्वेस्टिंग इन इंडिया, सेंडिंग मनी हर मदर अकाउंट। देखो ऐसा है कि उनको पता क्या करना चाहिए, वो जो पैसा कमाती है कनाडा में, उनको इंडिया के अंदर अपना एनआरई अकाउंट बनाना चाहिए, या एनआरओ अकाउंट होना ही चाहिए। वो पैसे उधर से इधर आने चाहिए। वो आने से क्या होगा कि वो इन्वेस्टमेंट बड़े इजीली कर सकती है। और क्या होता है कि कोई अकाउंट यहाँ पर है, तो वैसे तो ना मदर डॉटर का कोई चक्कर कोई है नहीं, क्योंकि सेक्शन 56 के हिसाब से भी अगर डॉटर अपनी मदर को देती है तो वो गिफ्ट होती है, उसके ऊपर कोई टैक्स का भी चक्कर नहीं होता। तो वो अगर यहाँ पर पैसे ट्रांसफर करने के बाद दे, वो भी दे सकती है। बट आपसे थोड़ी और अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है प्लानिंग के हिसाब से। अगर नॉर्मल है तो ठीक है। अगर आप मदर भी इन्वेस्टमेंट करती है तो एनआरआई के नाम से इन्वेस्टमेंट कर लो, वो बढ़िया है। मृदुल जी कह रहे हैं कि आल्सो व्हाट अबाउट पार्टनरशिप एलएलपी, नो कंपनी एक्ट हियर, एनी गाइडलाइंस फॉर दिस? देखो एलएलपी के अंदर गाइडलाइंस है, एक पार्टनर चाहिए आपको इंडिया वाला। क्योंकि अगर कोई कंपनीज एक्ट 2013 को टच कर गया ना, तो वहां पर तो कानून की लागू होना शुरू हो जाएगा। बट ही इज नॉट विजिटेड। तो ये मुझे समझ नहीं आया गुरपाल जी, एक बार मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, लो जी, ताकि आपके इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से आंसर कर दूं। तो ये मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ये वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बार बार आता है। लेट मी गिव दी ऑप्शन। हाँ, बताओ गुरपाल जी क्या कह रहे हो आप? सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। श्रीकाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ, ਆਈ ਰੀਲੀ 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 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬਟ ਪੱਕਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। अरे सर सर। ਇੰਨੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਾइटमेंट ਇਵਨ ਦੋ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੋ ਵਾਸ ਨਾਟ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ 0.1% ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚ ਕੋਈ ਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। थैंक यू ਰੀਅली मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ बनना चाहना। सर, सच्चे और पातशाह वाहिगुरु ने ड्यूटी लाई, आप अपने कर्म करी जाने हैं, और आप बस झाड़ू है गया, मतलब बजी जाना है। जोड़ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਈ ਫੀਲ ਬlesed ਹੈ ਨਾ। थैंक यू सर, आई थैंक फील ब्लेस्ड। थैंक और बेटिया ने ਮੈਨੂੰ नहीं पता सी, बाद से पता लग गया एट द एंड कि मैं आई वाज टिल एंड कि बेटिया शी वाज हैंडलिंग द स्टेज है ना। यू। ਉਹ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡਾਟਰਸ, तो मैं ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪਿਓ ਦਾ ਸਟੇਜ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। यस। ਉਹ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ आई वाज विजुअलाइज कर रहे ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਰ, वाह क्या मतलब हैगा ना। ब्लेस सर, ब्लेस। रियली सर, बहुत बड़ा फ्यूचर है फैमिली का, है थैंक ना। यू, थैंक यू, थैंक यू। वाहिगुरू ब्लेस, वाहिगुरू ब्लेस कर। थैंक ओके, कमिंग द पॉइंट, माई मेरे दो डॉटर्स हैगियां और बोथ आर इन कनाडा। ਤੇ राइट, elder one is having NRO account here, right? राइट। ਬਟ ਉਹ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀ ਵਾਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਬਟ ਚੈੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਚੈੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੈੱਕ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ अच्छा। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਯੰਗਰ ਵਨ ਦਾ ਐਨਆਰਓ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਮਦਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ठीक। ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 60 ਲੱਖ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੀ ਨਾਓ। चलो इस तरह है, बैंक का नाम की है, बैंक केड़ा है? ਬੈਂਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ICIC। बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं। देखो आईसीआईसी बैंक देना 12 भी ब्रांचेस है, इंडिया च भी ब्रांचेस है।
तो आजकल होता सी ना कि हमें फिजिकल विजिट करना पड़ता था बैंक में, वहां जाके बताना पड़ता था। तो अब इन्होंने ना वो फैसिलिटी भी दे दी है कि अकाउंट कन्वर्जन करने के लिए अगर वो उनकी फॉरेन की ब्रांच में भी या उनके कोलैबोरेटर ब्रांच में भी जाके अपना केवाईसी कराती है तो यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा। यहाँ वाले अकाउंट की डिटेल वहां देके फिर ये वाला अकाउंट मेरा एनआरओ कर दो, राइट? हाँ हाँ हाँ। यानी कि वो केवाईसी की जो ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि फिजिकली इंडिया में आके ही ब्रांच में विजिट करना है, बाहर जहां पर है वहां पर भी विजिट करके वहां से भी हो जाता है आजकल। ओके। ओके, तो जो एनआरआई और एनआरओ, एनआरई और एनआरओ में क्या फर्क बताया था आपने? मैं पूरा लिख नहीं पाया। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट जो होता है वो फॉरेन करेंसी के अंदर मेंटेन होता है। नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट जो है वो नॉर्मल रुपीज में मेंटेन होता है। जो ऑर्डिनरी होता है एनआरई होता है वो। जो ऑर्डिनरी होता है वो एनआरओ होता है, नॉन रेजिडेंट ओ, ऑर्डिनरी। ओके, ये आईएनआर में हो जाता है, दूसरा डॉलर में होता है, राइट? राइट। और उसमें ऑप्शन होता है दोनों के अंदर। अगर तो कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसका तो एनआरई अकाउंट ही होगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट फिर रेजिडेंट बन जाता है तो उसका एनआरई अकाउंट एनआरओ अकाउंट बन जाता है। 2 पॉइंट हो गए। सॉरी, ये लास्ट वाला मेरे आई डिडंट गेट। अगर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है लेकिन नॉन रेजिडेंट इंडिया में आ गया और इंडिया में ही रहने शुरू कर दिया उसने, 182 दिन हो गए, तो उसको फिर बैंक को बताना पड़ता है कि मैं अब इंडिया में ही आ गया हूँ और मेरा जो अकाउंट है जो एनआरई अकाउंट था, तो बैंक उसको पहले एनआरओ में कन्वर्ट कर देता है, एनआरओ ऑर्डिनरी में, फॉरेन करेंसी वाले को ऑर्डिनरी में। ओके, यूजली जो जो बच्चे साल साल भर नहीं आते हैं उनका एनआरई होएगा। हाँ उनका एन देखो, एनआरई और एनआरओ, जो एनआरई अकाउंट है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, वो नॉन रेजिडेंट का ही होता है और उसको आप फॉरेन करेंसी में मेंटेन कर सकते हो, डॉलर में मेंटेन कर सकते हो। और जो एनआरओ अकाउंट होता है वो डॉलर में नहीं, रुपीज में ही मेंटेन होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस, लेकिन है दोनों एनआरई के बस, तो ये है। यस बिल्कुल यस। थैंक यू वेरी मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। तो रजनीश जी कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, इफ वन स्टे आउटसाइड इंडिया इन वन फाइनेंशियल ईयर एंड स्टेटस चेंजेस एस एनआरआई, व्हाट विल बी द स्टेटस नेक्स्ट ईयर? इट विल बी से मोर देन वन, इट चेंज हो जाएगा जी। क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है रजनीश जी वो तो सेक्शन 6 के हिसाब से डिटरमिन किया जाता है। और सेक्शन 6 क्या बोलता है कि देखिए जी, इस साल में कमाओ, अगले साल में टैक्स दो। और जिस साल आपने टैक्स देना है तो उस समय सबसे पहले टिक करना पड़ता है कि पिछले साल में मेरा स्टेटस क्या था। तो अगर कोई एनआरआई रेजिडेंट बन गया 182 दिनों से ज्यादा चक्कर के में, तो फिर उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। यही कारण है कि सुनील गावस्कर साहब आज तक अपना एनआरआई का स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं। कहते अगर मैं इंडियन बन गया ना तो मेरी बाहर जितनी इनकम है सारी इंडिया में टैक्सेबल हो जानी है। तो कुछ लोग शुरू शुरू में एनआरआई बनते हैं लेकिन बाहर इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बिजनेस खोल देते हैं, रेस्टोरेंट खोल देते हैं, फिर उनके लिए ना मजबूरी हो जाती है एनआरआई का स्टेटस मेंटेन करना। तो फिर तभी वो 6 महीने से ऊपर बाहर ही पाए जाते हैं, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है। तो ये कारण है, इसका मतलब है कि एनआरआई के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन माई स्टे इन इंडिया इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल में रहो और इस साल में टैक्स दो, फिर इस साल रहो, अगले साल में टैक्स दो। जिस साल में हम पैसा कमाते हैं उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जिस साल में रिटर्न फाइल करते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो असेसमेंट ईयर में पीछे मुड़ के देखा जाता है कि मेरा पिछले साल का स्टेटस क्या है। चलिए, टाइम हो गया 30 मिनट का। क्योंकि मुझे सभी बोलते हैं कि जगमोहन 30 मिनट से लंबी वीडियो मत बनाया करो, फिर देखते सारी ना देखने का मन नहीं करता। मैंने कहा ठीक है जी, छोटी बना लेंगे। तो अब हम 30 मिनट तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो समय हो गया, बाकी आपके क्वेश्चन आएंगे कैश फ्लो कम्युनिटी में ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका लाइव पार्टिसिपेट करने के लिए। और बाकी जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो एंजॉय करने ही वाले हैं। और भी कोई टॉपिक आपके माइंड में हो तो फील फ्री टू टेल इन दी कैश फ्लो कम्युनिटी। अरे कैश फ्लो कम्युनिटी तो आपकी है, तो ये 5 AM भी तो आप ही का ही है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय।